नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे मंदबुद्धि बालकों का। मंदबुद्धि बालक, जैसा कि आपको पता है कि जिनकी आईक्यू 70 से कम होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से बिलो होती है, उनको हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। लेकिन मंदबुद्धि बालक कैसे हम पहचानेंगे कि कोई बालक मंदबुद्धि है, या किन कारणों से बालक का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, और कैसे हमें उनका उपचार या उपचारात्मक शिक्षा, या आप कह सकते हैं कि उनके भविष्य को सुधारना है, इसकी आज हम बहुत ही कम समय में चर्चा करेंगे। मंदबुद्धि बालक हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आईक्यू लेवल को हम डिवाइड करते हैं, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, मानसिक आयु जो है उसके, और जो आपकी वास्तविक आयु है उसके अनुपात को 100 से गुणा करते हैं, और जितनी आईक्यू आती है तो हम भिन्न भिन्न रखते हैं। 20, फिर आपका 35, फिर आपका कह सकते हैं 50, फिर 70, फिर 90, 110, फिर ऐसे ऐसे 140 तक आपका रेंज जाता है। लेकिन वास्तव में आप जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो बालक है उसको विशेष आवश्यकता है आपके ध्यान की, आपके विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों की, और कैसे आप उसका भविष्य सुधार सकते हैं। तो ये तो बहुत ही व्यापक चर्चा है, इसकी बहुत सारी प्रविधियां हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। लेकिन हम जैसा कि एक वन लाइनर के तौर पे ये मानते हैं कि 70 से बिलो हम मान सकते हैं कि मानसिक रूप से वो मंद है बालक, या मंदबुद्धि बालक है, और हम उसको कहते हैं कि मतलब बहुत ही कमजोर बच्चा है, जबकि ऐसा नहीं होता। सामान्य बच्चे भी कभी कभी किसी परिस्थिति में कमजोर आपको महसूस करवाएंगे कि आपको लगेगा कि ये मंदबुद्धि बालक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है मंदबुद्धि बालकों पर। मंदबुद्धि बालकों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। यदि हम उनके जीवन का अध्ययन करें, जब से उनका जन्म हुआ या जब से गर्भावस्था है बच्चे की, अगर एक टीचर के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी के लिए आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हो, जानने का प्रयास करते हो। बार बार बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता, वो ठीक से अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता। और इसमें एक विशेष लक्षण भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं बहुत ज़्यादा स्नेही होते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा विवेक से, और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं प्रसन्नचित्त रहने वाले बच्चे भी मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं। और हम ये अच्छा बच्चा है, ये तो सही बात है, उसको ये मान के उसको विशिष्ट शिक्षा पद्धति नहीं दे पाते, जिससे उसका जो शैक्षिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई बालक मंदबुद्धि है या नहीं। हम इसको मानसिक विकलांगता नहीं कह सकते। मानसिक विकलांगता और मंदबुद्धि बालक में भिन्नता है। मानसिक विकलांगता एक आप बीमारी कह सकते हैं, और इसमें बच्चा लगभग अक्षम भी माना जाता है जितनी भी आपकी जटिल क्रियाएं। लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है उसको विशेष प्रयास से, क्योंकि उसकी आईक्यू लेवल कम होती है, जैसे 12 साल का बच्चा है तो उसकी आईक्यू 3 या 4 वर्ष के बच्चे की होती है, तो आप उसको धीरे धीरे कॉपरेट करके, निर्देशन देके, गाइडेंस करके, उसकी काउंसलिंग करके, उसको उपचारात्मक या रिमेडियल शिक्षा देके आप उसको बेहतर रूप से पढ़ा सकते हैं। तो अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि मंदबुद्धि बालकों की क्या विशिष्टताएं हैं, और किस प्रकार से उनके वो इस प्रकार के जो विकास की अवरुद्धता है उसके पीछे के क्या कारण है। तो जो मंदबुद्धि बालक है, ये 70 से कम आईक्यू वाले, बुद्धि लब्धि वाले बालक हमारे मंदबुद्धि बालक कह जाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जब हम 70 से नीचे जाएंगे, अर्थात 50 से 69, तो इसको अल्प मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इसके बाद जब हम 35 to 49 जाएंगे तो इसको औसत या मध्य मंदबुद्धि बालक कहेंगे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके भी नीचे जब हम 20 से 34 तक जाएंगे तो इसको आप गंभीर मंदबुद्धि कह सकते हैं। और फिर 20 से नीचे अति गंभीर, ये मूड, जड़, ये जो आप कैटेगरीज इसको देते हैं, तो हमको उसको समझने की जरूरत है कि वो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसके ऊपर से 90 to 110 सामान्य, फिर उसके बाद जाते जाते 140 से अबव जाता है तो वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो हर कक्षा में आपको इस प्रकार के बच्चे मिल जाते हैं। आपको ये जैसे आपका यूडैस होता है उसमें भी डाला जाता है कि जो दिव्यांगता है, जैसे आपके यहाँ, तो इसमें मानसिक दिव्यांगता भी इंक्लूड की जाती है। लेकिन हम मंदबुद्धि बालक को मानसिक दिव्यांगता या मानसिक विकलांगता उसको नहीं कर सकते। वो एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, कैसे हम जानेंगे कि बच्चे को कोई विशिष्ट प्रकार की अक्षमता है। तो जो इसके लक्षण है, तो इसमें जो शुरुआती जो शारीरिक क्रियाएं, जैसे बोलना, चलना, बौद्धिक संक्रियाएं,
और जो भाषा का विकास होता है, ये सब अवरुद्ध होता है। ये बच्चे देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं, देर से बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी मंद बुद्धि बालकों में सभी लक्षण आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको किसी किसी में कोई ना कोई लक्षण आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। फिर इनके जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो देर से होता है। ये समझ, जो इनका संज्ञान में लेना किसी चीज को और संप्रत्यय बनाना, ये सब चीजें इनकी लेट से होती हैं। जिस एवरेज जो बालक होते हैं, औसत बालक होते हैं, उनकी अपेक्षा इनकी संज्ञानात्मक विकास जो की क्रियाएं कुछ विलंब से होती हैं। चिंतन और अधिगम ये धीरे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि चिंतन करते नहीं, आपको आंसर देंगे, पर ये धीरे करेंगे, या तो चुप रहेंगे, या तो समझ नहीं पाएंगे। और जो इनका जो सीखने का स्तर है वो मंद होता है अपेक्षाकृत औसत या प्रतिभाशाली बालकों के अपेक्षा में। अब हम इनको प्रतिभाशाली से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि प्रतिभाशाली से कम तो आपके औसत बालक ही है, नॉर्मल, जो आपके एवरेज होते हैं। लेकिन जब एवरेज से भी ये कम आपको रिस्पॉन्स दें, तो आपको समझ जाना है कि हो सकता है ये मंदबुद्धि बालक आपके हैं। इसके बाद इनमें कभी कभी सामाजिक कुसमायोजन होता है। सामाजिक कुसमायोजन का एक विशेष कारण होता है, ये जो समाज इनके प्रति कह सकते हैं उपेक्षित होता है। अरे इसको कुछ नहीं आता, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ है, इस प्रकार के जो शब्द उसने सुने होते हैं, या उसकी अपेक्षा उसके भाइयों बहनों और पड़ोसियों को ज्यादा प्रेज किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, और उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उसको नेतृत्व करना नहीं सिखाया जाता, और उसको उसका जो खेल समूह, जो बच्चों का प्रारंभिक जो समूह होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसको विशिष्ट रूप से उसको उपेक्षित किया जाता है, उसको हमेशा सबसे सरल कार्य दे दिया जाता है, तुम यही कर लो तो बड़ी बात है। तो वो धीरे धीरे उपेक्षित होते होते उसको मानसिक रूप से अवसाद में आप कह सकते हैं, वो क्या करता है कि बालक समाज में कुसमायोजित होने लगता है। या तो कुसमायोजित होगा, या तो समायोजन में उसकी दिक्कत आएगी, मतलब पूर्णतः समायोजित नहीं होगा, या तो पूरी तरह कुसमायोजित हो जाएगा। फिर इसका जो आपका लक्षण है, तो अगर ऐसा बालक है जो समाज में समायोजन करने में उसको समस्या आ रही है या कुछ समायोजित है, तो आप मान सकते हैं कि हो सकता है इसके पीछे का ये कारण भी है। भाषा आपकी जो इनकी कभी कभी विलंब से होती है, या स्पष्ट भाषी नहीं होते, या अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, कभी कभी अंतर्मुखी होते हैं, और कभी कभी बहिर्मुखी भी होते हैं। अंतर्मुखी इसलिए हो जाते हैं जब उनको हर जगह से मतलब निगेटिव पुनर्बलन मिलता है। लेकिन जब बहिर्मुखी ज्यादा होते हैं कि बहुत बोलना, हर चीज पे मतलब अपने मन की करना, जिद्दी होना, तो ये भी आपको उसमें गुण दिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अब ये कहा गया है कि कभी कभी इनके लक्षणों में इनकी नाक चपटी होना, क्योंकि मंगोलिज्म और सारी चीज़ों के थ्रू भी ये होता है, तो विशेष आपको शारीरिक लक्षण भी दिखेंगे, और छोटा कद, हाथ पैर छोटे छोटे मोटे मोटे, तो ये सारी चीज़ें मतलब अपेक्षाकृत जैसे शरीर है उसकी अपेक्षा आपको ये सारे लक्षण भी दिखेंगे, तो हो सकता है वो मंदबुद्धि बालक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विनय प्रकट करना, बहुत ज़्यादा स्नेह करना, जैसे जिनको बहुत मानता है उनको बहुत ही ज़्यादा मानता रहता है, और प्रसन्नचित रहना, हमेशा किसी चीज़ से उसको प्रभाव नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, तो ये सारे भी इसके लक्षण हैं। विस्मृति इनमें शीघ्रता से हो सकती है, जैसे आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो ये तुरंत ही भूल जाए या थोड़ी देर बाद भूल जाए, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा तार्किक सोच और समस्या समाधान में इनको समस्या होती है। जैसे कोई प्रॉब्लमेटिक आपका सिचुएशन है तो उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी कि कैसे डिसीजन ले, और ये भी हो सकता है कि जब आप इनसे तर्क वितर्क करें तो ये आपसे जीत ना पाए, क्योंकि ये सही रूप से आपको अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे हैं उस स्तर से जिस स्तर से सामान्य बालक सोचते हैं। इसके अलावा औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, जो मानसिक क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं, उसमें कोई आपका मानसिक गेम है जिसमें जैसे चेस हो गया, या ऐसी चीजें जिसमें मानसिक संक्रियाएं हैं, तो वो चीज इनकी दिक्कत करती है। इसके अलावा समाज से उपेक्षित होने या परिवेश से उपेक्षित होने का इनमें कभी कभी हीन भावना आ जाती है, बहुत ही एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और मतलब आपके अनुरूप जो नियम है और जो नैतिकता है उसके विरुद्ध भी ये कार्य कर देते हैं। अंतर्मुखी भी होते हैं, लेकिन बहिर्मुखी भी आप मान सकते हैं। स्वनियंत्रण इनमें नहीं होता, ये अपने आप को कंट्रोल कम कर पाते हैं। ये गुस्से को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, जल्दी रोने लगना, जल्दी हंसने लगना, परिस्थिति को नहीं समझ पाना और अपनी अनुक्रिया देते रहना, हाइपर एक्टिविटी भी इनमें देख सकते हैं। इसके अलावा मानसिक क्रियाएं, जटिल क्रियाएं
इस सब में इनकी अशक्तता हो सकती है। सामाजिक निषेध इनको रहता है क्योंकि समाज से ये उपेक्षित होते हैं। और मानसिक दिव्यांगता कभी कभी होती है। देखिए, मानसिक दिव्यांगता ये एक अलग मैटर है। और अब कभी कभी मंद बुद्धि बालक जब अति गंभीर में पहुंच जाते हैं, या आप कह सकते हैं गंभीर में, तो कभी कभी उनके अंदर मानसिक विकलांगता या दिव्यांगता, अब विकलांगता शब्द नहीं यूज करते क्योंकि वो दिव्यांगता है। जैसे ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें कोई कमी है, कोई एक कमी के अपेक्षाकृत किसी चीज में बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मानसिक संक्रियाएं आपको उसमें इनको पिछड़ापन आपको देखने को मिलेगा। असामान्य क्रियाकलाप कभी कभी ये करने लगते हैं। इनके परिजनों से, जैसे आपको शंका है कि किसी बालक में मानसिक मंदता है, मतलब वो मंद बुद्धि बालक है, तो आपको उसको समझने की आवश्यकता है, परीक्षण करने की आवश्यकता है। और उसके पेरेंट्स से बात करना, उसकी फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से बात करना कि किस प्रकार के क्रियाकलाप है, उसके जो पास्ट है, हिस्ट्री है, उसको जानना कि जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में या प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद इसको किस प्रकार की समस्या हुई, तो आप कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक है या नहीं। या इसका क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम टेस्ट करते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, किसी बहुत बड़ी समस्या में है, या उसने बहुत लाइटली ले लिया, तो हो सकता है अच्छे रिस्पांस ना करे और वो औसत बालक भी मंद बुद्धि बालक आपको दिखने लगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपको एक बार में किसी डिसीजन पे उतर आना है। आपको उसके लक्षणों को ऑब्जर्व करना है, टेस्टिंग भी करनी है, और उसको प्रॉपर एक शिक्षा व्यवस्था जिसमें वो विकसित हो पाए सर्वांगीण रूप से, आपको उसको ऐसा एनवायरमेंट देना है। अब इसका कारण क्या क्या है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो 3 प्रकार के कारण होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब बच्चा मतलब जो शिशु है वो गर्भ में है, उस समय इसकी परिस्थिति वो माँ के थ्रू होती है, जो दिक्कतें होती हैं। दूसरा, जब जन्म लेता है उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे उसके सर में चोट लग गई, या तुरंत ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, या समय से पूर्व उसका जन्म हो गया, तो ये कारण हो सकता है। और फिर जन्म के बाद उसको विशेष कोई समस्या हो गई, पोलियो हो गया, खसरा, रुबेला, ये सारी चीज़ें उसको हो जाती हैं, तीव्र मस्तिष्क ज्वर हो गया, तो ये सारे कारण मानसिक मंदता के हो सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान अवसाद हो जाए अगर माता को, अल्कोहल अगर लेती हो, हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये कहना तो मुश्किल है, हमारी संस्कृति में बहुत ही रेयर है, लेकिन अब धीरे धीरे पाश्चात्यकरण के तरफ जा रहे हैं तो ये सब सुनने को हमको मिल ही जाता है। तो ऐसे भी माताएं होती हैं, तो जो एडिक्टेड है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है बच्चे के लिए। फिर गंभीर रोग, कोई रुबेला, मस्तिष्क ज्वर, तीव्र ज्वर, और कोई विशेष मतलब बहुत ही गंभीर समस्या, अस्थमैटिक है, ऑक्सीजन प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल रहा है, तत्वों की कमी, जल में तत्वों की कमी, आयोडीन की कमी, कुपोषण माता को, और वही चीज़ बच्चे को भी अगर हो जाता है, ये सारी चीज़ जन्म के बाद, तो भी प्रॉब्लम यहाँ पर करता है। फिर उसके अलावा फ्लाइंग फैक्टर सिंड्रोम हो गया, XXY, अर्थात उस पुरुष में भी महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं और मानसिक मंदता भी होने लगती है। डाउन सिंड्रोम, 21वें जोड़े में आपका एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, टर्नर सिंड्रोम, X और दूसरा X नहीं है, प्लस YY, तो ऐसा आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं अन्य वीडियो में, लेकिन फिर से आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ये इससे को रिलेटेड है। ऑटिज्म, ASD होता है बच्चे को, तो भी मानसिक मंद हो जाता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में गलत दवा खा लेना, हाइपोग्लाइसीमिया, ये हो जाता है रोग अगर बच्चे को या माता को। तो अनुवांशिक कोई रोग है, संक्रमण है, कोई चोट लग गई है सिर में, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई है, 9 महीने से पहले प्रसव हो गया है, इसके जन्म के बाद खसरा, रुबेला, पोलियो, चोट, ये ज़्यादा शीशा मतलब किसी गलती से या औषधि के रूप में या बच्चे ने ग्रहण कर लिया शीशा, तो ये एक कारक होता है मानसिक मंदता का। तो ये भी हमको ध्यान देना होता है कि जिस चीज़ में आजकल मिलावट बहुत होती है, तो सोच समझ के बच्चों को पोषित करना चाहिए कि हमको मिलावटी सामान जो है जिसमें लेड मिलाया जाए, विशेष करके कैंसर कॉजिंग भी है, प्लस मेंटल डिसऑर्डर भी इससे होता है, तो ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसके अतिरिक्त जो हमको उपचार देना है उसको, या जो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फॉर्मूला IQ का MA/CA/100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जब हम जैसे किसी बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष है और वास्तविक आयु आपकी 12 वर्ष है, तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी IQ लगभग 50 के लगभग आएगी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो मंदबुद्धि बालक माना जाएगा।
इसमें जो क्वेश्चन आया एक बार कि व्यवहार परामर्श तकनीकी किसने दी है, तो उसमें आपका कोलपेट और कोलंबस ने ये प्रणाली दी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्राथमिक मानसिक योग्यता से, तो आपको पता है ये थर्स्टर ने दिया हुआ है। तर्क संगत संवेदक उपचार की बात कही गई है, तो एल्बर्ट एलिस ने इसको दिया हुआ है। बाल अपराध की बात जब भी कही गई या कानून भंग करता है बच्चा, तो वो वैलेंटाइन का सेंटेंस भी है और उन्होंने इसको व्यापक रूप से परिभाषित भी किया है। अब एक टाइप्स कई होते हैं बच्चों के, तो उसमें एक फ्लेमेंटिक टाइप होता है जिसमें बच्चा मंद होता है, अवसादी होता है, तो ये सारी चीजें, तो उसमें कुछ कुछ आप इससे जोड़ सकते हैं कि जब फ्लेमेंटिक टाइप आएगा तो उसमें भी बच्चा मानसिक मंदता को प्रदर्शित करता है। इनसे संबंधित जो और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम आपको सुनने को मिलेगा, कैस्टाइन है, इंग्राम है, टार्ड है, सेग्नियन है, ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी मंदबुद्धि बालकों पे कार्य किया है। प्रथम विद्यालय की जो बात थी, प्रथम मंद बुद्धि बालकों के लिए विद्यालय खोलने की, तो वो बात जो है कोहल बनने की थी, लेकिन स्थापित किया था सेगविन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम अब शिक्षक को कैसी प्रतिक्रिया देनी है, क्वेश्चन में आया है, तो उसमें जो ऑप्शन थे, अक्सर 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें शिक्षक को मंदबुद्धि बालकों को जटिल कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके स्तर पे आपको उनको सामग्री भी देनी है और क्रियाकलाप भी देना है, उनका सम्मान करना है, उनको महत्व देना है, निर्देशन परामर्श देना है, अभिभावकों से पर चर्चा करनी है, और उनको थोड़ा रिमेडियल टाइम, जो आप रिमेडियल टीचिंग देंगे उसके अलावा भी आप उनको टाइम दीजिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको सपोर्ट दीजिए मेंटली, सोशली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारण होता है बच्चों को जो मानसिक मंदता है, सामान्य बच्चा है, उसको कोई समस्या नहीं, माता को कोई समस्या नहीं, लेकिन अति पिछड़ा, अति आर्थिक रूप से तंग, कुपोषित हो जा रहा है, या फिर मानसिक रूप से बहुत ही अभाव में जी रहा है, तब भी बच्चे का मानसिक वो क्षति जो होती है, तो वो बहुत ही बड़ी क्षति होती है, इससे भी बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। लेकिन हाँ, उसी परिस्थिति में कभी कभी बहुत ही प्रतिभाशाली भी बालक आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे जन्म के समय ऑक्सीजन की बात होती है, तो कहते हैं जब उस समय ऑक्सीजन नहीं मिलता, जब बच्चा ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन से निकला, तो ऑक्सीजन नहीं, ब्रीथलेस है, ब्रीथ कम आ रही है, तो उसमें 40% तक उसकी मानसिक जो है कोशिकाएं क्षति उसकी हो जाती है। इसके अलावा हमको उसको एक बच्चे को जब पढ़ाना है तो रुचिकर और आनंददायी परिवेश देना है, जैसे कि खेल आप यूज कर सकते हो, खेल से सिखाओ, भ्रमण से सिखाओ, मतलब ठीक है। आप जैसे कक्षा 5 का मनोबुद्धि बालक है, तो एटलीस्ट आप उसको कक्षा 3 तक 4 तक लाने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे ही, ठीक है, मतलब जितना वो बहुत ज्यादा गैपिंग है आपको उसको कम करने का प्रयास करना है, और जलाना नहीं है उसको, आपको प्रयास करते रहना है। देखिए, जो अच्छे बालक है, औसत हो चाहे प्रतिभाशाली, उनको तो कोई भी शिक्षित कर सकता है, उनको कोई भी पढ़ा सकता है, वो खुद से भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो जो बालक, जो मंदबुद्धि बालक है, उसको आपकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और आपको उसको बहुत ही प्रेम, वास्तव में जैसे जिस बच्चे को समस्या होती है, अभिभावक के रूप में सोचे, तो अभिभावक उसको ज़्यादा मानता है, उसको लगता है कि नहीं, ये नहीं कर पाएगा, अक्षम है, मुझे इसको ध्यान देना है। तो उसी तरह एक शिक्षक को भी अभिभावक की तरह ही कार्य करना है यहाँ पे, कि आपको उस बच्चे को आगे ले जाना है। अब उसको आगे ले जाने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामान्य बच्चे या प्रतिभाशाली की भी क्षति ना हो, इसलिए एक्सेस टाइम में, एक्स्ट्रा क्लासेस में, विशेष कक्षाएं आप लीजिए, उसमें आपको उसको उपचारात्मक शिक्षा देनी है। इसी क्रम में विशेष विद्यालय, विशेष कक्षाएं, आवासीय विद्यालय भी खोले जाने का यहाँ पे प्रावधान भी है, और एक तरह से इसमें शिक्षक को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित भी किया जाता है। अच्छा, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण की बात करें तो हर टीचर को समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ये सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है किसी, अगर CWSN जो बच्चे होते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि CWSN मतलब चिल्ड्रन विद या चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मतलब जिसको विशिष्ट आवश्यकता है। तो आप ही समझिए कि मानसिक मंदता अवसाद से भी आ सकती है बच्चों को, जैसे अगर वो दिव्यांग है, उनके पैर में समस्या, हाथ में समस्या, चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, देखते देखते, चिड़ते चिड़ते, उपेक्षित होते होते बच्चा, कभी कभी उसकी मानसिक क्षमताएं कम होने लगती है, लेकिन हो सकता है वो टेम्परली उस तरह से कर रहा हो, आप उसको अच्छा एनवायरमेंट दे के और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। इसमें एक कारगर टेक्निक भी है, न्यूरोथेरेपी है, और आयुर्वेद में भी इसका उपचार करते हैं लोग, और जो आपके कह सकते हैं न्यूरोथेरेपी में तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे बोल नहीं पाता तो टंग की एक्सरसाइज, वोकल एक्सरसाइज, और मानसिक क्रियाओं को कराना, उसको बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट मिल सकता है। अब उनको इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमको भावनात्मक रूप से उस बच्चे से जुड़ना है, और
एक समानुभूति, अर्थात सहानुभूति नहीं कि वो उसको ज़रूरत है, हम उसको कर रहे हैं, हम सुपीरियर है, वो नहीं है। तो हमको ये फील करना है कि हम उसकी जगह हैं, जैसी वो फील कर रहे हैं वही चीज़ हम फील कर रहे हैं, हमको भी कोई ना कोई ऐसी समस्या हो सकती है। तो ऐसा फीलिंग रख के, समानुभूति की फीलिंग रख के, यहाँ पे एम्पैथी इसको कहते हैं, तो उसके साथ कार्य करना है। और ये बहुत ही पुण्यदायक भी कार्य है। अगर आप ऐसे बच्चों को आगे ले जा पाते हैं और भविष्य में वो कुछ कर पाते हैं, अपने पैर पर खड़ा कर पाते हैं, तो शायद एक शिक्षक के लिए बहुत ही गर्व की बात हो सकती है। तो ये था मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार से हमें शिक्षण देना है, शिक्षण प्रक्रियाएं अपनानी है और किस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास करना है। धन्यवाद।